नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी और पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो शिक्षण से प्रश्न लिए गए हैं। बता दें कि आप लोगों को सी टेट के साथ साथ याद रखिएगा, सी टेट के साथ साथ यूपी टेट के साथ साथ एच टेट, एम टेट सभी प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर इसके बाद क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए एक बार अपने शुभ हाथों से क्या करिए, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये करा है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। पहला करा है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा करा है यहाँ पे आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। और तीसरा करा है दूसरों की बातों को समझ पाना। और चौथा करा है अपने मन की बात कहना। देखिए यहाँ पे अपने मन की बात तो कहना ठीक है, लेकिन दूसरे की भी बातों को, भावनाओं को समझना भाषा के माध्यम से बहुत ही जरूरी होता है। तो ये हमारा गलत है, सिर्फ अपने की बात किया है। जहाँ पर भी अपनत्व की भाव यहाँ पे हो, जहाँ पर केवल एक की बात किया जाए, वो प्रश्न गलत होता है। दूसरों की बातों को समझ पाना, देखिए दूसरों की बातों को समझ पाना, लेकिन अब आप क्या भाषा के माध्यम से दूसरे को समझा पा रहे हैं या फिर नहीं समझा पा रहे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरा तीसरा भी हमारा गलत। यहाँ पे देखिए करा है निर्देश दे पाना और सुन पाना। देखिए आदेश निर्देश देने के बाद तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्रम में भी आपका सही है। पहला देखिए सबसे उपयुक्त है, यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, कोई भी देश हो, वहाँ पर आप भाषा के द्वारा किस प्रकार से अपने बातों को रख पा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण वहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे करा है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका। देखिए यहाँ पे बात किया है बच्चों के समाज, यहाँ पे देखिए समाज की बात किया है। तो पियाजे होंगे, स्किनर होंगे, यहाँ पे नाम चोम्स्की महोदय होंगे या फिर वाई गोस्की होंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जिन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, बालकों में यहाँ पे बुद्धि विकास किस प्रकार से होता है उसके लिए जाने जाते हैं। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। नाम चोम्स्की जो होते हैं भाषा अर्जन की बात करते हैं, ठीक है, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वाई गोस्की महोदय हैं, ये सामाजिक संरचना में किस प्रकार से बालक सबकी बातों को अनुकरण करते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो वाई गोस्की हैं समाज से संबंधित है, ठीक है, समाज से संबंधित है। तो अब आप लोगों को पता चली गया होगा जीन पियाजे होंगे, स्किनर, नाम चोम्स्की या फिर वाई गोस्की। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। सामाजिक संरचना का विकास बालक में किस प्रकार से होता है, यहाँ पे वाई गोस्की ने कहा है। तो यहाँ पे देखिए भाषा का विकास जो होता है समाज में रह के बालक किस प्रकार से अनुकरण करके उस ज्ञान को सीखता है, वही यहाँ पे वाई गोस्की महोदय ने कहा। और नाम चोम्स्की महोदय ने क्या कहा है, जो भाषा होती है जन्मजात होती है और वो बालक जन्मजात भाषा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और स्किनर महोदय क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। जिन पियाजे महोदय आप लोगों को पता ही है किस लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होगा। और सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए। और जितने लोग हैं कम से कम एक बार शेयर तो कर दीजिए, कम से कम देखने के बाद ही शेयर कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा शेयर जरूर। यहाँ पे देखिए तीसरा कराए विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या हो सकती है। यहाँ पे अनुशंसा का ये मतलब है कि सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकती है। भाषा विकास की बात कर रहा है विद्यार्थियों में। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा जो कह रहा है कि शब्दकोश एवं विश्वकोश को प्रयोग करना। यहाँ पे देखिए शब्दकोश यानी बालक के भंडारण शक्ति के किस प्रकार से सीख रहा है, और विश्वकोश जो जो समाज में हो रही एक्टिविटी जो है, भाषा है, उसको बालक के ऊपर थोपना। और यहाँ पे दूसरा करा है कि भाषा प्रयोग के विविध अवसरों को बात करना, यहाँ पे अवसर देने की बात करा है। और तीसरा करा है सतत एवं व्यापक आकलन। और चौथा करा है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे रटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे शब्दकोश को, बालक को रटाने की बात कर रहा है, ठीक है, विश्वकोश कोश और शब्दकोश की बात कर रहा है। तो ये देखिए हमारा गलत है। और दूसरा कह रहा है भाषा प्रयोग के विविध अवसर। देखिए भाषा प्रयोग के अवसर देने की बात कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है ये नहीं निर्धारित किया है। यहाँ पे बालक होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। लेकिन अधिक से अधिक यहाँ पे देखिए सतत, लगातार और व्यापक आकलन, यानी बालक को हमेशा क्या करना चाहिए, स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सिखाना चाहिए और लगातार उनको क्रम में सिखाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सिखाने के क्रम में जब अंतिम कड़ी आ जाए, यानी आप पाठ्यक्रम को पूरा कर ले रहे हैं, तो क्या करेंगे,
बालक का मूल्यांकन करेंगे या फिर आकलन करेंगे, जिससे क्या होगा, बालक किस कठिनाई से गुजर रहा है या फिर उसकी कठिनाई क्या है, कौन सी भाषा सीख नहीं पा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उपचारात्मक माध्यम से ठीक करेंगे। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा सतत। सतत मीन्स होता है लगातार प्रयास करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया है विद्यार्थी की भाषाई विकास की समग्रता, यानी भाषा के विकास में हमेशा उसे उत्कृष्ट रखना, सबसे अनुशंसा की बात किया है, ठीक है, अवसर की बात नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा गलत है। दूसरा कितने लोगों को सोच रहे होंगे कि दूसरा क्यों नहीं होगा। यहाँ पे देखिए भाषा प्रयोग के विविध प्रयोग, यहाँ पे देखिए विविध अवसर देने की बात कर रहा है। अवसर किसे देने की बात कर रहा है ये निर्धारित नहीं किया है। हो सकता है शिक्षक की बात कर रहा हो सकता है छात्र की बात कर रहा हो, आप इसमें फंस सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार, सतत एवं व्यापक, ये दोनों के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन ये आप लोगों को तीसरे के साथ जाएगा, सतत एवं व्यापक। आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी 8 की बुक में देख सकते हैं, यही दिया है एकदम राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है हमारा कि लिखित भाषा का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पे लिखित भाषा का प्रयोग किन किन माध्यमों में होता है। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जा सकता है, और यहाँ पे दूसरा करा है कि कार्यकाली कार्यों के लिए ही किया जा सकता है, और यहाँ पे तीसरा करा है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जा सकता है, और चौथा करा है केवल साहित्यिक सृजन के लिए किया जा सकता है। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखित भाषा की बात किया है, ठीक है, लिखित भाषा यानी लिखने से तात्पर्य आपके पूछ रहा है कि लिखने का तात्पर्य किससे है। देखिए यहाँ पे केवल शब्द की बात किया है। हमने आप लोगों को पहले ही कई बार, जितनी भी बार क्लास कराते हैं, अगर केवल शब्द आता है तो आप लोगों को बता देते हैं कि ये नेगेटिव शब्द है, और ये पहले ही आपका गलत होगा। बिना सोचे समझे आप लोग जहां भी केवल दिया है उसे आप लोग तुरंत काटेंगे, तो ये हमारा गलत है पहला। अब बात करते हैं दूसरे कार्यकाली कार्यों के लिए। देखिए कार्यकाली यानी ऑफिस में ही कार्य करने के लिए बात कर रहा है, ठीक। और ये लिखित भाषा का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। केवल ऑफिस के कार्यों के लिए करा है। और यहाँ पे तीसरा करा है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। क्या अभिव्यक्ति का तात्पर्य ये है कि कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति लिखित भाषा के द्वारा अपने वाणियों को, अपने मन की भावों को प्रकट कर सकता है, जिससे क्या होता है कि सामने वाला उसे जान सके, ठीक है। जैसे क्या होता है, कुछ गूंगे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कुछ गूंगे व्यक्ति होते हैं, तो क्या होता है वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, बोल नहीं सकते हैं, तो उन्हें अगर लिखने का प्रयोग आता है, लिखना जानते हैं, तो क्या करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, लिख कर व्यक्त करेंगे, और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, जान लेगा। तो ये राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा चौथा। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए केवल साहित्य की बात, देखिए यहाँ पे केवल की बात किया है, यहाँ पे केवल की बात किया है, तो ये दोनों गलत हो गया। और कार्यकालिक कार्यों में यहाँ पे देखिए भी केवल, यहाँ पे देखिए केवल छिपा है, हाइडन है, क्योंकि यहाँ पे कार्यकाली यानी केवल ऑफिस में करने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। आप लोग याद रखिएगा, जहां भी केवल की शब्द की बात किया है वो आप लोग बिना सोचे समझे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अपन यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, देखिए भाषा का जो कक्षा होता है उसमें भाषाई खेलों यानी भाषा का खेल खेल में भाषा सिखाना क्या मुख्यतः उद्देश्य क्या होता है। पहला यहाँ पे कह रहा है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना, दूसरा करा है आकलन का काम करता है, और तीसरा करा है कि रोचकता और जोश लाता है, और यहाँ पे चौथा करा है कि अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए आप लोगों को ये 2 सेकंड है, 1 से 2 सेकंड, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो पांचवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा क्या होगा। देखिए बात यहाँ पे कर रहा है भाषा कक्षा की, ठीक है, एक भाषा की कक्षा है, ठीक है, एक आप मान लीजिए ये भाषा की कक्षा है, ठीक है, इसमें शिक्षार्थी हैं। बालक जो होता है कक्षा में उब जाता है, तो आप शिक्षक के कर्तव्य के कारण ये होता है कि आपकी जो यहाँ पे पाठ्यक्रम विद्यालय की जो बाउंड्री है उसके अंतर्गत ही, ठीक है, उससे बाहर नहीं, उसके अंतर्गत ही आप बालकों को कक्षा से बाहर निकाल के खेल खेल में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो बालक में क्या उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पे भाषा सिखाने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। देखिए लाता है, लाने की बात नहीं किया है, लाता है, ठीक है, प्रक्रिया की बात किया है, तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे देखिए आकलन का काम करता है, ठीक है, आकलन यानी उनकी मूल्यों को निर्धारित करता है, तो ये भी हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ पे बात किया है चौथा अध्यापक के काम को सरल, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, लेकिन किसके लिए, छात्रों के द्वारा, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन उपयुक्त सबसे यहाँ पे देखिए रचना, यहाँ पे रोचकता और जोश, इसमें रोचकता और जोश के कारण क्या होता है, बालक रुचि लेता है, क्या लेता है, रुचि, खेल खेल में सीखने का प्रयास करता है। जैसे खेल खेल में आप क्या करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री के एक बालक को बीच में खड़ा करते हैं जो मॉनिटर होता है, और इसके आरी आरी क्या करते हैं, इसके राउंड सर्कल के राउंड राउंड बालकों को बैठा देते हैं। जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है, कहता है कि मैं जिसकी तरफ इशारा करके जो वाक्य खत्म करूंगा वो क्या करेगा, उसके पारी आएगा और वो बोलेगा, तो वो पहाड़ा पड़ता है, और जैसे 20 तक पढ़ने के बाद रुक कर किसी की तरफ इशारा
इशारा करता है तो बालक वहाँ से खड़ा होगा और वो 20 तक पढ़ेगा, फिर इसके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, 40 तक बढ़ेगा, फिर दूसरे को कहेगा। इस तरह से खेल खेल में बालक की जो शक्तियाँ होती हैं, मानसिक शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और रोचक भी रहता है और खेल खेल में बालक सीखता भी अच्छे से। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे के प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए यहाँ पे बात क्या है, कविता कहानियों और यहाँ पे चर्चा करने से प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए पहला करा है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, दूसरा करा है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, और तीसरा करा है कि भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, और चौथा करा है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। अब देखिए यहाँ पे बात हमारा यहाँ पे करा है कविता कहानियों की बात कर रहा है, ठीक है, कविता कहानियों की बात कर रहा है। तो देखिए कविता, जब आप कहानी कोई कविता सुनाते हैं तो कविता जो होती है परियों की भी हो सकती है, कहानी जो हो सकती है परियों की भी हो सकती है। इन कहानियों को सुनाने के बाद आप बालक के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद क्या करेंगे, बालकों से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अब प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो गया, तो यहाँ पे देखें जब कहानी सुनाएंगे तो बालक क्या करेगा, तर्क करेगा, ठीक है, तर्क करेगा, फिर उसके बारे में सोचेगा और कहानियों में ढल जाने का प्रयास करेगा। तो देखिए हमारा पहला गलत हो गया, भाषा विभिन्न छटाओं का अनुभव करते। देखिए यहाँ पे कविता कहानियों की बात किया है, तो कविता कहानियों का तात्पर्य ये है कि आपकी तर्क शक्ति को विकसित करना है, न कि भाषा विकसित करनी है, ठीक है। कविता का मतलब ये होता है, कहानियों का मतलब ये होता है कि आप खुद से सोचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें भाषा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा कल्पना शक्ति का पोषण करता है। देखिए यहाँ पे देखिए बालक को जब आप सिखाएंगे तो वो कल्पनाओं में डूब जाता है, ठीक है, अपने बुद्धि का प्रयोग करके खुद से सोचता है कि मैं अगर ये यहाँ इस स्थान पे होता तो मैं क्या करता। तो राइट आंसर यही हमारा दूसरे के साथ जाएगा, भाषा विकास का आकलन मात्र। देखिए आकलन मात्र की बात किया है, ये भी गलत। साहित्यिक मात्र की बात किया है तो ये भी गलत। यहाँ पे कविता कहानी की बात किया है तो कविता कहानी अगर आप भी देख रहे हैं, कोई काल्पनिक चीज़ देख रहे हैं तो आप उसमें डूब जाते हैं। जैसे क्या होता है, आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी में अगर कोई सीन ऐसा आता है, सोचते हैं कि मैं अगर इस जगह होता तो इसे बहुत मारता। तो यहाँ पे कल्पना की बात क्या है, तो राइट हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। सातवें प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता, यानी किसके, भाषा और अस्तित्व का विकास किसके बाहर नहीं हो सकता, परिवार के, साहित्य के, समाज के या फिर विद्यालय के। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। इस स्थान पे किसे रखा जाए, पहले को रखा जाए भाषा परिवार को, या फिर साहित्य को रखा जाए, या फिर समाज को, या फिर हम विद्यालय को रखते हैं, कि कौन सा यहाँ पे सटीक बैठता है। यहाँ पे आप अपने दिमाग या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बताइए कि इस स्थान पे क्या रखा जाएगा खाली स्थान पे। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किससे बाहर नहीं हो सकता, तो राइट आंसर हमारा सातवें का क्या आ जाएगा। देखिए परिवार जो होता है, परिवार में आप बात करते हैं बोलचाल की भाषा सीख सकते हैं, अर्जन सीख सकते हैं, लेकिन आप जब तक समाज में नहीं रहेंगे, समाज में उसकी साहित्यिक भी आ जाएगी, समाज में विद्यालय भी आ जाएगा, समाज में परिवार भी आएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। समाज के बाहर नहीं हो सकता किसी भी भाषा और अस्तित्व का, क्योंकि समाज में ही आपका परिवार आता है, समाज में ही साहित्य आता है, समाज में ही विद्यालय आता है, और विद्यालय के द्वारा ही आप इन तीनों के निर्माणकारी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए आठवां प्रश्न ये करा है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। पहला करा है प्रिंट संबंधित माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, दूसरा करा है बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, और यहाँ पे तीसरा करा है कि भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, और चौथा करा है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो राइट आंसर आठवें का क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बात क्या है, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा से याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें जो कक्षा चलाई जाती है उनके लिए वो समावेशी कक्षा होती है, उसमें सभी प्रकार के बालक जो होते हैं शामिल होते हैं। और यहाँ पे करा है कथन शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। कौन सा कथन, देखिए प्रिंट यानी छपी छपाई जो सामग्री होती है उसके द्वारा, ठीक है, ये इसके द्वारा क्या होता है अनुकूल। यहाँ पे देखिए शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये गलत है, हमारा यहाँ पे प्रिंट वाला छपी छपाई जो भाषा ज्ञान होता है उसके माध्यम से सिखाना ये गलत है। और यहाँ पे दूसरा करा है बच्चों अपने अनुभव के आधार पर भाषा नियम नहीं बना सकते। देखिए अपने अनुभव, यहाँ पे देखिए अपने अनुभव की बात करा है। जब तक बालक जो होता है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष से पहले वो अपने अनुभव के आधार पर क्या भाषा का निर्माण कर सकता है, नहीं कर सकता। 5 वर्ष के बाद क्या करेगा, वो विद्यालय में प्रवेश करेगा और विद्यालय में उसे सिखाया जाता है कौन सा नियम कब प्रयोग करना है, कौन सी भाषा का प्रयोग कब करना है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जब तक बालक जो है विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो भाषा के नियमों का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे
दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे बात को नहीं तब तक आप नहीं जान सकते कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसे छोटा सा छोटा कर ले रहे हैं, देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला करा है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। और दूसरा करा है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा सुधार कर सकते हैं। और तीसरा करा है कि बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। चौथा करा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो राइट आंसर 9वें का क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे ना तो पहला जाएगा, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, यहाँ पे राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा 9वें का। क्योंकि यहाँ पे देखिए बात कर रहा है हमारा क्या, प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है। कहाँ पे बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, बच्चे भाषा जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। क्योंकि जो प्राथमिक स्तर से बालक को कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये उच्च स्तर की बात किया है, यहाँ पे बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से, जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे सीख सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी। यहाँ पे विरोधाभासी के मतलब ये है कि अनेक प्रकार की बोलचाल की भाषा जो होती है, यानी यहाँ पे बहुभाषी कक्षा की बात क्या है, बहुभाषा कक्षा में तभी बालक सीख सकते हैं जब तक उनको पूर्ण ज्ञान न हो। तो ये तीनों तो आपके उच्च स्तर के आ गए, बचा हमारा चौथा, तो चौथा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में है। पहला करा है कि जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। दूसरा करा है कि अवरोध की प्रस्तुति करती है। तीसरा करा है कि बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। चौथा करा है कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा 10वीं का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 10वीं का राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आप लोगों को 3 बार कराया जा चुका है, तो इसका गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। क्योंकि बालक जो होती है भिन्न भिन्न प्रांतों से आती हैं। अगर भिन्न भिन्न प्रांतों से आएंगे तो उनकी बोलचाल की भाषा जो होती है अलग होगी। उनकी सांस्कृतिक इकाई जो होती है अलग होगी। उनके रहन सहन की भाषा जो होती है, रहन सहन की जो रवैया है वो भी अलग होगी। तो इस आधार पर क्या होती है, विद्यालय कक्षाएं में क्या होती है, चुनौती होती है, एक जटिल चुनौती के रूप में होती है, सामने आती है कि उनको सभी को एक समान किस प्रकार से लेके चलना है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पर्यावरण से, याद रखिएगा पर्यावरण से बात करेंगे, ठीक है, पर्यावरण से बात करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों का जो यहाँ पे 3 प्रश्नों को सही करना है। देख लेते हैं 3 प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि बगुला भैंस पे क्यों बैठता है। पहला करा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। दूसरा करा है बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है। और तीसरा करा है बच्चे बगुला, यहाँ पे करा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की बात किया है। चौथा यहाँ पे भैंस, जो बगुला है भैंस को डराना चाहता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बगुला जो होता है भैंस पे बैठता है, क्यों बैठता है। देखिए सहजीवी का तात्पर्य ये है कि जो भैंस है, ठीक है, जो भैंस है, ठीक है, भैंस जो है उसके ऊपर क्या होता है, कुछ जीव होते हैं। जैसे आप लोग देखें छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, जैसे भैंस और गाय के ऊपर पाए जाते हैं। तो बगुला उस पर बैठता है, बैठने के बाद क्या करता है, उसे खा जाता है। और दूसरा कह रहा है कि मनोरंजन के लिए बैठता है, तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे बगुला भैंस एक स्थान से क्या उड़ के, जो है जो बगुला है उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता है, उसके पास पैर है, वो चल के भी जा सकता है। बगुला भैंस को डराता है, नहीं डरा सकता, क्योंकि भैंस तो खुद इतनी बड़ी है, वो कैसे डराएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सहजीवी संबंध होता है। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 12वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 12 का प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। देखिए नहीं है, बात कर रहा है कि जड़ का कार्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे पहला करा है कि भोजन, यहाँ पे करा है भोजन भंडारण संचित करना। दूसरा करा है ह्यूमस उपलब्ध कराना। और तीसरा करा है पौधों को सहारा देना। चौथा करा है कि जड़ तथा खनिजों का अवशोषित करना। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जड़ का कार्य नहीं है। देखिए जड़ का कार्य क्या नहीं है,
ठीक है, भोजन भंडारण संचित करना, ठीक है, या फिर ह्यूमस, या फिर पौधों को सहारा देना, या फिर जल एवं खनिज को। इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ह्यूमस की बात किया है, गर्मी उत्पन्न करने के लिए पौधों को सहारा देने की बात कर रहा है, और यहाँ पे देखिए कर रहा है जल तथा खनिज का अवशोषण करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य पौधों के, यहाँ पे देखिए जड़ का कार्य पौधों के लिए नहीं है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। संचित करना, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि भोजन भंडारण, ठीक है, और यहाँ पे संचित करना, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ली एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में, देखिए किस राज्य में की बात किया है वर्ली, तो महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, या फिर बिहार में है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे वर्ली क्या होता है, ठीक है, वर्ली पारंपरिक कला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कला, इसमें क्या होता है, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग मिल के इस पर्व का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे बात किया है कि किस स्थान पे है, किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए इसको मैप के द्वारा भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आंसर इसका देख लें। यहाँ पे कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। देखिए तमिलनाडु की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा आप लोगों को जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं 2 नंबर के आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। राज्यों से कौन सी सीमा किस राज्य से सटी हुई है, कौन सा निकटवर्ती राज्य है, इन सब प्रश्नों से आप लोगों को 1 या 2 नंबर मिलने वाले हैं। श्योर हो कि हर साल आते हैं, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर साल आते हैं। तो तमिलनाडु की बात क्या है, निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन सा है, पहला करा है कि केरल कर्नाटक, ठीक है, केरल की बात किया है, ठीक है, यहाँ पे केरल की बात किया है, और यहाँ पे दूसरा केरल और केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है, और यहाँ पे देखिए दूसरा बात कर रहा है हमारा कि केरल गुजरात और कर्नाटक, और तीसरा बात कर रहा है यहाँ पे हमारा कि आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटक, और चौथा कर रहा है कि गोवा कर्नाटक और केरल। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा क्या जाएगा, 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो होता है ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, ठीक है। आइए मैप के द्वारा पढ़ लेते हैं। देखिए तमिलनाडु की बात किया है, तो यहाँ पे देखिए मैप में बात करेंगे हम लोग की तमिलनाडु है कहाँ। देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा, देखिए इसके नज़दीक कौन कौन सा था, केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कहाँ है। देखिए यहाँ पे बात किया है, देखिए हमारा यहाँ पे देखिए यहीं पे हमारा देखिए सभी मैपों में मिलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखिए कर्नाटक भी है। अब देखिए बात क्या है केरल की, ठीक है। तो केरल की बात किया है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश भी है, और यहाँ पे केरल भी है, ठीक है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखिए राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे पहले के साथ गया था। ये मैप जो है, मैप को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैप जितना भी अच्छे तरीके से आप देख लेंगे उतना ही आप लोगों को बेहतर होगा। और अंतिम प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ये देखिए 15 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ये प्रश्न कराया जा चुका है। यहाँ पे कह रहा है, पहले देखिए यहाँ पे पहला करा है कि सुनने की शक्ति इतनी छीड़ होती है, यानी अधिक होती है कि वो वायु में पत्तों की हिलने की और ध्वनि में घास पर चलने की, जो जानवर हैं उनके चलने की ध्वनि को अंतर कर लेता है। तो राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में से सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु में पत्तों की हिलने और ध्वनि में और घास पर किसी जानवर के चलने में ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो राइट आंसर पहला होगा हमारा, बाघ के साथ होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बाघ होगा। यहाँ पे और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर इसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, उत्तर देख लीजिएगा सभी लोग, और जल्दी ही PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आज के जितने भी प्रश्न थे आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।